हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा सीबीएसई बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 9th का है, इसके स्पर्श भाग 1 के चैप्टर नंबर 2 एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, जिसे लिखा है बचेंद्री पाल जी ने, इसके अभ्यास कार्य को हमने देखा, जिसमें पार्ट 1 में कुछ प्रश्नों को हमने किया। बचे हुए प्रश्नों के उत्तर हम पार्ट 2 में करेंगे। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट था निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए, जिसका पहला प्रश्न है उपनेता प्रेमचंद ने किन स्थितियों से अवगत कराया। तो उपनेता प्रेमचंद ने अग्रिम दल का नेतृत्व करते हुए पहली बड़ी बाधा खुम्बू हिमपात की स्थिति से पर्वतारोहियों को अवगत कराया। सबसे पहली बाधा थी वो थी खुम्बू हिमपात। उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप 1 जो हिमपात के ठीक ऊपर है वहां तक का रास्ता साफ कर दिया है। उन्होंने यह बताया कि पुल बनाकर रस्सियां बांधकर तथा झंडियों से रास्ता चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ़ की नदी है और बर्फ़ का गिरना अभी जारी है। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के लिए किए गए सभी बदलाव व्यर्थ हो सकते हैं और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है, क्योंकि ग्लेशियर बर्फ़ की नदी है और बर्फ़ का गिरना अभी भी जारी है। तो कब इनका किया गया सारा प्रयास विफल हो जाए ये कोई नहीं जानता। तो जितने भी बदलाव हैं वो अनिश्चित रूप से, अनियमित रूप से हिमपात के कारण दोबारा करने पड़ सकते हैं। तो सभी जो बदलाव इन्होंने किया वो व्यर्थ भी हो सकता था, इसीलिए कहा कि हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा भी करना पड़ सकता है। नेक्स्ट है हिमपात किस तरह का होता है और उससे क्या क्या परिवर्तन आते हैं। तो बर्फ़ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही हिमपात बनाता है। हिमपात अनियमित और अनिश्चित होता है। इससे अनेक प्रकार के परिवर्तन आते रहते हैं। ग्लेशियर के ढहने से अक्सर बर्फ़ में हलचल हो जाती है। इससे बड़ी बड़ी बर्फ़ की चट्टानें तुरंत गिर जाती है और ख़तरनाक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। धरातल पर दरारें पड़ जाती हैं। ये दरारें अक्सर गहरी गहरी चौड़ी दरारों का रूप धारण कर लेती है। इस प्रकार पर्वतारोहियों की कठिनाइयाँ बहुत अधिक बढ़ जाती है इन सभी चीज़ों के कारण, कि बर्फ़ के खंडों का अव्यवस्थित गिरना ही हिमपात बनाता है। हिमपात जो होता है वो अनियमित अनिश्चित होता है। अनेक प्रकार के ये परिवर्तन कर देता है। ग्लेशियर के ढहने से अक्सर बर्फ़ में हलचल मच जाती है। बड़ी बड़ी बर्फ़ की चट्टानें तुरंत गिर जाती है, जो कि खतरनाक हो सकता है। धरातल पर दरारें पड़ जाती हैं। ये दरारें अक्सर गहरी गहरी चौड़ी दरारों का रूप धारण कर लेती है। तो इस प्रकार से पर्वतारोहियों की कठिनाइयाँ बहुत अधिक बढ़ जाती है और ये लोगों को इन सभी चीज़ों की जानकारी पहले से ही होती है, ताकि इनको आगे कठिनाइयों का सामना करने में आसानी हो। जब जानकारी होती है तो चीज़ें थोड़ा आसान हो जाती हैं। नेक्स्ट है लेखिका के तंबू में गिरे बर्फ़ पिंड का वर्णन किस तरह किया गया है। तो लेखिका गहरी नींद में सोई थी कि रात में 12:30 बजे के लगभग सिर के पिछले हिस्से से किसी सख्त चीज़ के टकराने से नींद खुल गई। साथ ही एक जोरदार धमाका भी हुआ। सांसें लेने में कठिनाई होने लगी। एक लंबा बर्फ़ का पिंड कैंप के ठीक ऊपर ल्योत्से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था। उसका विशाल हिमपुंज बन गया था। हिमखंडों, बर्फ़ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ़ के इस विशालकाय पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और भीषण गर्जना को भी पीछे छोड़ दिया। ये इतना ज़्यादा आवाज़ किया
कैंप नष्ट हो गया था। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी। यह एक आश्चर्य था कि किसी की मृत्यु नहीं हुई। इतने लोगों को चोट लगी लेकिन किसी की मृत्यु नहीं हुई। नेक्स्ट है, लेखिका को देखकर कि हक्का बक्का क्यों रह गया। तो जय लेखिका का पर्वतारोही साथी था। उसको भी लेखिका के साथ पर्वत शिखर पर जाना था। शिखर कैंप पर पहुंचने में उसे देरी हो गई थी। वह सामान ढोने के कारण पीछे रह गया था, इसलिए बचेंद्री उसके लिए चाय जूस आदि लेकर उसे रास्ते में लिवाने पहुंची। बर्फीली हवाएं चल रही थी और नीचे जाना खतरनाक था। लेखिका को जय जेनेवा स्पर की चोटी के ठीक नीचे मिला। उसने कृतज्ञतापूर्वक चाय वगैरह पी और लेखिका को आगे जाने से रोका। लेखिका को की से मिलना था। थोड़ा सा आगे नीचे उतरने पर लेखिका ने की को देखा। वह लेखिका को देखकर हक्का बक्का रह गया। तो इस प्रकार से की को लेखिका को देखकर की हक्का बक्का रह गया। नेक्स्ट है, एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुल कितने कैंप बनाए गए, उनका वर्णन कीजिए। तो एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुल 7 कैंप लगाए गए थे। फर्स्ट है बेस कैंप। यह कैंप काठमांडू के शेरपा लैंड में लगाया गया। पर्वतीय दल के नेता कर्नल खुल्लर यहीं रहकर एक एक गतिविधि का संचालन कर रहे थे। उपनेता प्रेमचंद ने भी हिमपात संबंधी सभी कठिनाइयों का परिचय यही दिया। नेक्स्ट था कैंप 1। यह हिमपात से 6000 मीटर की ऊंचाई पर था। यहाँ हिमपात से सामान उठाकर कैंप तक लाए जाने का अभ्यास किया गया। कैंप 2। 16 मई प्रातः सभी लोग इस कैंप पर पहुँचे। जिस शेरपा की टांग टूट गई उसे स्ट्रेचर पर लिटाया गया। कैंप 3। यह ल्योत्से पहाड़ियों के आंगन में स्थित था। यहाँ नायलॉन के बने तंबू में लेखिका और उसके सभी साथी सोए हुए थे। इसमें 10 व्यक्ति थे। रात 12:50 एक हिमखंड उन पर आ गिरा। कैंप 4। यह समुद्र के 7900 मीटर ऊपर था। यहीं से साउथ कैंप और शिखर कैंप के लिए चढ़ाई की गई। यह 29 अप्रैल 1984 को अंगदोर्जी, लोपसांग और गगन बिस्सा ने लगाया था। साउथ कोल कैंप। यहीं से अंतिम दिन की चढ़ाई शुरू हुई। शिखर कैंप। यह पर्वत की सर्वोत्तम चोटी से ठीक नीचे स्थित है। इस कैंप में लेखिका और अंगदोर्जी केवल 2 घंटे में ही पहुंच गए थे। नेक्स्ट है, चढ़ाई के समय एवरेस्ट की चोटी की स्थिति कैसी थी। तो चढ़ाई के समय एवरेस्ट पर जमी बर्फ़ सीधी और ढलाऊ थी। चट्टानें इतनी भुरभुरी थी मानो शीशे की चादरें बिछी हों। बर्फ़ काटने के लिए फावड़े का प्रयोग करना पड़ा। दक्षिण शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके झुरझुरी बर्फ़ के कणों को चारों ओर उड़ा रहे थे। बर्फ़ इतनी अधिक थी कि सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पर्वत की शंकु चोटी इतनी तंग थी कि 2 आदमी वहां खड़े नहीं हो सकते थे। ढलान सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक थी। वहां अपने आप को स्थिर खड़ा करना बहुत मुश्किल या कठिन है। इसलिए उन्होंने फावड़े से बर्फ़ को तोड़कर अपने टिकने योग्य वहां स्थान बनाया था। तो इस तरीके की स्थिति थी चढ़ाई के समय एवरेस्ट की चोटी पर। नेक्स्ट, सम्मिलित अभियान में सहयोग एवं सहायता की भावना का परिचय बचेंद्री के किस कार्य से मिलता है। तो लेखिका के व्यवहार से सहयोग और सहायता का परिचय तब मिलता है जब उसने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने का निश्चय किया। इसके लिए उसने एक थर्मस को जूस से तथा दूसरे को गर्म चाय से भरकर बर्फीली हवा में तंबू से बाहर निकली और नीचे उतरने लगी। जय ने उसके इस प्रयास को खतरनाक बताया तो बचेंद्री ने जवाब दिया, मैं भी औरों की तरह ही पर्वतारोही हूँ, इसलिए इस दल में आई हूँ। शारीरिक रूप से ठीक हूँ, इसलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए। यह भावना उसकी सहयोगी प्रवृत्ति को ही दिखाती है कि वो दूसरे की मदद करने के लिए बाहर आई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए।
फर्स्ट है, एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। तो ये शब्द कर्नल खुल्लर ने अभियान दल के सदस्यों को कहे थे, जिसका आशय था कि एवरेस्ट पर पहुंचना एक महान अभियान है जिसमें खतरे तो रहते ही हैं, कभी कभी किसी सदस्य की मृत्यु भी हो जाती है। इसमें कदम कदम पर जान जाने का खतरा होता है। यदि ऐसा कठिन कार्य करते हुए मृत्यु भी हो जाए तो उसे स्वाभाविक घटना के रूप में लेना चाहिए। बहुत हाय तौबा नहीं मचानी चाहिए, क्योंकि ऐसे महान अभियानों में यह भी संभव है कि किसी की भी जान कभी भी जा सकती है। नेक्स्ट है, सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिमविदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत ज़्यादा डरावना था। इससे भी ज़्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रयास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। तो हिमपात का अव्यवस्थित ढंग से गिरना स्वयं में डरावना था। धरातल में दरार पड़ने का विचार और हिमपात तथा ग्लेशियर के बहने से बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानों के गिरने की बात सुनकर लेखिका का भयभीत होना स्वाभाविक था और कोई भी डर जाता। बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानों के गिरने से कई बार धरातल पर ये दरारें बहुत गहरी और चौड़ी बर्फ से ढकी हुई गुफाओं में बदल जाती थी, जिनमें धंसकर मनुष्य का जीवित रहना संभव नहीं था। इससे भी ज़्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि इनके सारे अभियान में यह हिमपात लगभग 1 दर्जन पर्वतारोहियों और कुलियों का प्रतिदिन प्रभावित ये करता रहेगा। उन्हें इसका सामना करना पड़ेगा। तो ये जो स्थिति थी ये बहुत ही भयंकर थी, जिसमें लोगों का डरना, पर्वतारोहियों का डरना स्वाभाविक था, जिससे ये जो चट्टानें थी ये गिरने से धरातल पर दरारें बहुत गहरी पड़ जाती थी और चौड़ी बर्फ की गुफा में बदल जाती थी, जिससे में धंसकर मनुष्य का जीवित रहना तो संभव था ही नहीं। इससे भी ज़्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि सारे अभियान में यह हिमपात लगभग 1 दर्जन पर्वतारोही और कुलियों का प्रतिदिन ये उनको प्रभावित करता है और उनको इनका सामना करना ही पड़ता है। नेक्स्ट है, बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। मैंने इनको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ़ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। लेखिका एवरेस्ट शंकुनुमा चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम महिला थी। वह अपने साहस और हिम्मत से अपनी निर्धारित मंजिल तक पहुंच गई थी। वहां 2 व्यक्तियों का इकट्ठे खड़े होना असंभव था। बर्फ के फावड़े से खुदाई करके उन्होंने अपने आप को सुरक्षित कर लिया और घुटनों के बल बैठकर सागरमाथा के ताज को चूम लिया। पूजा अर्चना करते हुए लेखिका ने लाल कपड़े में दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा लपेटी। बर्फ में उसे दबाया व माता पिता का स्मरण करने लगी। यह लेखिका के लिए अत्यंत गौरव का क्षण था। उन्हें आज भी एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला के रूप में पहचाना जाता है। तो ये बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि ये जो सफ़र था ये इतना आसान नहीं था। कब किसकी जान चली जाए ये कोई नहीं जानता है। तो इस तरीके से बचेंद्री पाल जी जो हैं वो भारत की पहली महिला बनी एवरेस्ट की चोटी पर जाने वाली। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्नोत्तर समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।